नमस्कार, स्वागत है आप सबका। साथियों, आज हम यूपी टेट का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है और ये हालाँकि पेपर जूनियर लेवल का है, लेकिन चाहे आपका पेपर जूनियर का हो या प्राइमरी का हो, सिलेबस दोनों का सेम है। तो आप दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको आगे तैयारी करना है। किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, ये भी हमें पिछले 8 साल के जब हम पेपर को हल करते हैं, तभी हमें पता चलता है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस पहले प्रश्न की। साथियों पहला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। तो देखो यहाँ पर वुडवर्थ ने बताया है कि जो डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। और ये जो गुणनफल होता है, यही क्या होता है, विकास यानी बालक का आनुवंशिक विकास। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, क्योंकि प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। ये कथन किसका है? तो इसमें ऑलरेडी वुडवर्थ का नाम आ गया है, तो ये आंसर भी वुडवर्थ का है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न है बहुत ही अच्छा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका था? तो देखिए सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। फिर इसके बाद में आत्मा के विज्ञान से इसको मन का विज्ञान कहा गया। फिर इसका परिवर्तन हुआ, फिर इसको चेतना का विज्ञान कहा गया और इसके बाद में वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो ये कथन किसका है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था यानी लेटेंसी स्टेज का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो ये जो वर्ष अंतराल होता है वो 6 से यौवन तक का समय जो होता है फेलिक और जेनेटिकल बोला जाता है, इसके बीच का जो समय है 6 से यौवन तक। तो यहाँ पर बी विकल्प होगा वो आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एरिक एरिक्सन ने किया है। यहाँ पर ए विकल्प जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान के अनुसार इदम, अहम और पराम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो ये किसके हैं घटक? फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है ये। पहला है इदम यानी इड और दूसरा है अहम और तीसरा क्या है? पराम। प्रश्न नंबर 6, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। यहाँ पर बी विकल्प सही है और इन्होंने क्या किया? चूहे पर प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मीन है, माध्य है, मध्यांक है और बहुलांक मॉड। तो यहाँ में हम कह सकते हैं बहुलांक, ब- एक बहुलक होना चाहिए। बहुलांक 2 जगह लिख दिया है। तो यहाँ पर ए प्रसार लिखा है और मध्यांक और मध्यमान। तो यहाँ पर आपका प्रसार नहीं होता है इसमें, तो प्रसार वाला विकल्प कैसा है आपका? गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अधगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। अधगम में प्रयत्न एवं भूल, तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो बिल्ली पर प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित मापनों के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है?
नामित, अनुपात, क्रमिक और अंतराल। तो यहाँ पर जो अनुपात है ये सबसे अच्छा होता है, तो यहाँ पर बी विकल्प जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए रोसा है, टेट भी है और शब्द साचर भी है लेकिन 16 पीएफ नहीं है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों के को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। देखिए सांख्यिकी चैप्टर ये गणित से संबंधित है और इसमें अभी तक 3 प्रश्न सांख्यिकी से आ चुके हैं। सांख्यिकी वह रेखा चित्र है जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभाकृति कहते हैं, यानी ये विकल्प जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की जो ये किशोरावस्था है, यहाँ पर बुद्धि का सबसे तीव्र और अधिकतम विकास होता है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है आपका सही होगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर। रोएगा, डरेगा, हँसेगा, तो ये सारी चीज़ें जो वो क्रियाएँ करता है, वो सब क्या है? मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलन ने प्रयोग किया था। किस पे किया था? बनमानुस पे किया था और इसका नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान नामक बनमानुस पर इस पे प्रयोग किया था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है आपका, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। तो ये किससे संबंधित है? सृजनशीलता से संबंधित है। यानी यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले आईक्यू वाले बालक भी उच्च होंगे, तो ये किसका है? सृजनशीलता का। अधिगम में खालिस्तान प्रभाव का नियम दिया था, तो प्रभाव का नियम किसका है? थर्ड डाइक का है। तो इन्होंने आपके गौड़ नियम बताए थे और 3 प्रमुख नियम बताए, तो उन्हीं 3 प्रमुख तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा क्या है? प्रभाव का नियम। ये किसका है? थॉर्न डाइक के हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति के मापन के लिए प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि। तो प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो तार्किक विधि का। यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा जैसे टेट यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का विकास किसके द्वारा किया गया था? मरे और मॉर्गन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे मॉर्गन का ऑप्शन में नहीं है, तो मरे नाम है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा का? तो यहाँ डी विकल्प सही है, यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता, समन्वय और व्यक्तित्व ये तीनों हैं, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास से वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये सीखने का जो तत्परता का नियम है, तो क्योंकि आप जब किसी के बारे में थोड़ा प्रस्तावना बताते हैं, जब किसी के बारे में बताते हैं, तो छात्र क्या होता है? तत्पर होकर उसको सुनते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? तत्परता का नियम कहा जाता है। यहाँ सी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण पहला, विभेदीकरण और फिर सामान्यीकरण। तो यहाँ पर प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण होगा, फिर विभेदीकरण और फिर सामान्यीकरण होगा। तो सी विकल्प आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? वंडूरा के द्वारा किया गया। प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा? वंडूरा के द्वारा। अगला है, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण
वर्गीकरण और निम्नीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो ये सारे जो हैं सोपान किसके हैं? आगमन विधि। आगमन विधि से आगमन विधि और पहले आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण दिया जाता है, फिर निरीक्षण, फिर विश्लेषण, फिर वर्गीकरण और इसके बाद में नियमीकरण किया जाता है। जबकि निगमन विधि में जैसे उल्टा है, पहले नियमन होता है, फिर वर्गीकरण, विश्लेषण, निरीक्षण, फिर उदाहरण। तो यानी कि पहले अगर उदाहरण आए तो आगमन विधि, पहले अगर नियम आए तो निगमन विधि। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर बी विकल्प सही है आपका। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। क्या है? रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है, ये तीनों हैं यहाँ पर। ए विकल्प सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, क्या है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल वाले ऑप्शन नेगेटिव होते हैं, गलत होते हैं। केवल गर्भाधान की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी गलत है। और केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी गलत है। तो यहाँ डी विकल्प सही है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, उसे हम क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं उसको? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये कौन-सी है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। फिर दूसरी दंड या पुरस्कार वाली अवस्था होती है। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है सही होगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही क्रम क्या है? यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होगा? अंडाणु आएगा, ब्लास्टिक तो लास्ट में होता है, ये गलत हो गया है। अंडाणु, शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट, यानी डी विकल्प जो है आपका सही होगा। चलिए और आज का लास्ट प्रश्न है, और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये युंग या जुंग द्वारा किया गया। यहाँ बी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है? बिल्कुल। हाँ, ओके। चलिए ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।